अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट 3 एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 की एग्जांपल 1.1 और 1.2 को। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1.1 से। स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल 1.1 की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1.1 को सॉल्व करने से पहले हम एग्जाम्पल 1.1 की स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं। रीड करने के दौरान स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज या क्लू वर्ड्स होंगे हम उनको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को रीड करने से। द लेंथ, breadth and thickness of a sheet are 3.233 meters, 2.105 meters and 1.05 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अभी हमने हाफ स्टेटमेंट को रीड किया है, तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी गिवन है। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स के आपके पास एक शीट है जिसकी लेंथ है 3.233 मीटर्स, ब्रीथ है 2.105 मीटर्स, लेकिन उसकी थिकनेस है 1.05 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप नोट कर सकते हैं कि लेंथ और ब्रीथ तो लेंथ के SI यूनिट्स मीटर्स में गिवन है, लेकिन थिकनेस ऑफ द शीट इज गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में। नाउ स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट। ओके, इस एग्जाम्पल में हम शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, बट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि आपका जो फाइनल आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे what is the important data which is given in this example. स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम्पल की स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करने के दौरान इंपॉर्टेंट वैल्यूज को अंडरलाइन कर लिया है, तो देन आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यू और क्लू वर्ड आपने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप उसको डाटा में लिख सकते हैं। जिस तरह लेंथ ऑफ द शीट इज गिवन विच इज 3.233 मीटर्स, ब्रीथ ऑफ द शीट इज 2.105 मीटर्स एंड थिकनेस ऑफ द शीट, जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज 1.05 सेंटीमीटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे यूनिट्स की बात करें तो हमें सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं कि देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। तो अपनी गिवन वैल्यू को, जो कि 1.05 है, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और हम प्रीफिक्स सेंटी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, which is 10 raised to power -2 and unit is meters। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि गिवन डाटा में तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को हम SI यूनिट्स में लिख चुके हैं। डाटा लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी स्टूडेंट्स, दैट इज टू फाइंड कि इस एग्जाम्पल में हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द शीट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, खाली वॉल्यूम निकालना काफी नहीं है, बल्कि इट इज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट बट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला, कि इस एग्जाम्पल में वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ अ शीट और अ क्यूब विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट्स, शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम शीट की तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए हमारी फाइनल हेडिंग होगी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम शीट की लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करने से लेंथ की वैल्यू है 3.233 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की वैल्यू है 2.105 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1.05 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। स्टूडेंट्स, आप वैल्यूज के यूनिट्स को साथ भी लिख सकते हैं और आप फाइनल आंसर के साथ भी एक ही मर्तबा यूनिट की वैल्यू लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 7.14573825 इंटू 10⁻⁻² and the unit of the volume is मीटर क्यूब। जैसा कि आपको मालूम है, लेंथ का यूनिट भी मीटर्स, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर्स एंड थिकनेस का यूनिट भी मीटर्स। तो जब तीनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल यूनिट आएगा मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, हमने शीट का वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब यहां पर अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था तो उसमें लास्ट जो पॉइंट था, लास्ट रूल क्या था कि जब भी हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो हमारे फाइनल आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने गिवन डाटा में जो वैल्यूज में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने आंसर की बात करूं तो देयर आर टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा में देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, और लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं स्टूडेंट्स? 4। अगर ब्रेड्थ की बात की जाए देयर आर अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर थिकनेस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और किस वैल्यू में है, तो आप कहेंगे सर there are minimum 3 significant figures in thickness of the sheet। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जिन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाने से हमने शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट किया है तो उन वैल्यूज में से थिकनेस के अंदर कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो कि कितने हैं? 3। तो हमारे फाइनल आंसर में भी 9 की बजाय कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्स्ट्रा और रिमेनिंग डिजिट्स को राउंड ऑफ या फिर ड्रॉप कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीख चुके हैं, अब वही रूल्स हम यहां पर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू अगेन लिखूं, दैट इज 7.14573825 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब। तो हमारा जो लास्ट डिजिट है दैट इज 5। तो स्टूडेंट्स, हमने राउंडिंग ऑफ के कंसेप्ट में ये सीखा है कि जब भी ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो 5 से पहले अगर डिजिट इवन है तो 5 को एलिमिनेट और राउंड ऑफ करने के बाद हम उससे पहले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 2 को ड्रॉप करना चाहते हैं विच इज लेस देन 5 तो हम उससे पहले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे विच इज ग्रेटर देन 5
तो स्टूडेंट्स हमें उससे पहले डिजिट में 1 ऐड करना होगा, तो आपकी वैल्यूज क्या बनेंगी? तो स्टूडेंट्स आपकी वैल्यूज किस तरह से चेंज होंगी? 7.1457 और 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे इट बिकम्स 4। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू में 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो राउंडिंग ऑफ के बाद अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रह चुके हैं? 6। इट मीन्स दैट कि हमें फर्दर 3 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना होगा। अगर मैं 4 को ड्रॉप करना चाहूं विच इज लेस देन 5, तो हम 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम 7 को राउंड ऑफ करेंगे, 7 को राउंड ऑफ करने के बाद विच इज ग्रेटर देन 7 को राउंड ऑफ करने के बाद विच इज ग्रेटर देन 5, हम 5 में जो कि उससे पहले लिखा गया डिजिट है 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 6। तो आपका वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो चुका है? 7.146 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। इट मीन्स दैट कि हमें एक मजीद नंबर को राउंड ऑफ करना होगा, तो लास्ट नंबर है 6। जब हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे विच इज ग्रेटर देन 5, तो हमारा फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? 7.15। जब हमने 6 को राउंड ऑफ किया तो उससे पहले डिजिट में जो कि 4 था 1 ऐड किया, इट बिकम्स 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 7.15 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द शीट correct up to the appropriate significant figures। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि किस तरह हमने ना सिर्फ शीट के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, बल्कि हमने अपने फाइनल आंसर को 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी कन्वर्ट किया। दैट इज द अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट में ये चीज मेंशन थी कि आपने वॉल्यूम ऑफ द शीट निकालना है अप टू द करेक्ट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर हमने देखा कि डाटा में कम से कम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन हैं, दैट आर 3 इन द थिकनेस ऑफ द शीट। तो हमारे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? ओनली 3। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.1 को कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.2। जी स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल 1.2 की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल 1.2 की स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग के दौरान हम अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज और क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स measured by a lever balance is 2.2 kg or kilogram. 2 silver coins of masses 10.01 grams and 10.02 grams measured by a beam balance are added to it. Means for example student, means that कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेटल का बॉक्स था जिसका टोटल मास था 2.2 किलोग्राम्स, लेकिन उसी बॉक्स के ऊपर हमने 2 कॉइन्स रख दी हैं, जिसमें से एक कॉइन का मास है 10.01 ग्राम्स और सेकंड कॉइन का मास था 10.02 ग्राम्स। व्हाट इज नाउ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि एग्जाम्पल 1.2 की स्टेटमेंट को ना सिर्फ हमने रीड किया बल्कि इंपॉर्टेंट वैल्यूज और क्लू वर्ड्स को हाईलाइट भी कर दिया है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.2 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट हेडिंग विच इज गिवन डाटा। डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करने से ये मालूम हुआ कि देयर आर टोटल 3 मैसेज। मैस ऑफ द बॉक्स जिसको हम M1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। M1 इज द मैस ऑफ द बॉक्स विच इज 2.2 किलोग्राम। Now there are 2 coins of masses 10.01 grams and 10.02 grams। तो फर्स्ट कॉइन के मास को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं M2 के साथ which is equal to 10.01 grams and the mass of the second coin can be represented as M3 जो कि किसके इक्वल है 10.02 ग्राम्स के। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं
कि mass of the box is given in kilograms, ये तो SI यूनिट्स में गिवन है, लेकिन 2 कॉइन्स के masses SI यूनिट्स में गिवन नहीं है, they are given in grams, तो हमें ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है there are 1000 grams in 1 किलोग्राम, तो स्टूडेंट्स कॉइन्स के मैसेज को ग्राम से किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन वैल्यूज को 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर M2 के मास को 1000 से डिवाइड किया जाए, विच इज 10.01 डिवाइडेड बाय 1000, तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर आएगा 0.01001 किलोग्राम्स। और अगर सेकंड कॉइन के मास को भी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए, तो इस मास को भी 1000 से डिवाइड करना होगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1000 आपका फाइनल आंसर आएगा 0.01002 किलोग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने ना सिर्फ डाटा लिख ली है, बल्कि ऑल गिवन वैल्यूज को ऐसे यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, डाटा लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड। इस एग्जाम्पल में हमने फाइनली किस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, दैट इज द टोटल मास। तो स्टूडेंट्स, टोटल मास को हम mt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉक्स विद 2 कॉइन्स। तो टोटल मास को स्टूडेंट्स हम mt से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज मिसिंग मास। लेकिन स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में खाली मास निकालना काफी नहीं है, बल्कि हमने मास को कैलकुलेट करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम टोटल मास ऑफ द बॉक्स कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमें तीनों मैसेज को ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स, it is very simple to calculate the total mass of the box. Just we have to add the masses M1, M2 and M3. तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, you can also write that by putting the values of M1, M2 and M3 in equation 1. अब हम M1, M2 और M3 की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। M1 की वैल्यू है 2.2 kilograms, M2 is equal to 0.01001 kilograms and M3 is equal to 0.01002 kilograms. After adding these three masses with the help of calculator, we will get 2.22003 kilograms. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम टोटल मास ऑफ द बॉक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल 1.2 की स्टेटमेंट के लास्ट पे गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉक्स अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अगेन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक कंप्लीट किया था, तो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक के लास्ट रूल में हमने ये चीज सीखी थी कि जब भी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम अपने आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपने आंसर में डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि हमारे आंसर में कम से कम उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने गिवन डाटा या फिर जिन वैल्यूज को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, उन वैल्यूज में कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं डाटा की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव 3 मैसेज। तो स्टूडेंट्स, अगर M1 की बात की जाए तो देयर इज ओनली 1 डेसिमल प्लेस, इशारिया के बाद सिर्फ एक डिजिट नजर आ रहा होगा आपको, विच इज 2। अगर M2 की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, एंड M3 की बात की जाए देयर आर आल्सो 2 डेसिमल प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिवन डाटा में कम से कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर ओनली 1 विच इज इन M1। तो स्टूडेंट्स, इसी रूल को फॉलो करते हुए हमारे आंसर में भी कम से कम कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए? ओनली 1। लेकिन अगर करंटली देखा जाए तो देयर आर
टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो हम रिमेनिंग डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं। अगर मैं टोटल मैथ्स को अगेन लिखूं राउंड ऑफ करने के लिए, तो स्टूडेंट्स अगर मैं 3 को राउंड ऑफ करूं विच इज लेस देन 5, तो मैं 0 में 1 ऐड नहीं करूंगा। जीरोस को राउंड ऑफ करेंगे तो हम 2 में कुछ ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा तो अगेन मैं इससे पहले डिजिट में 1 ऐड नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द बॉक्स अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन किसके इक्वल है? 2.2 kilograms। स्टूडेंट्स दिस will be our final answer. The mass of the box correct up to the appropriate precision. तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 1.2 में हमने देखा कि किस तरह हम अपने फाइनल आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस को रिटेन कर सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम्पल 1.1 एंड 1.2 को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर measured with the help of a vernier calipers of least count 0.01 centimeter are 1.2 centimeter and 5.35 centimeter. Calculate the volume V of the cylinder and uncertainty in it. तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि स्टेटमेंट में मेटल सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ गिवन है, जिनकी वैल्यूज हैं 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर। लेकिन मेटल सिलेंडर की लेंथ और डायमीटर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है वो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स और उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने सिलेंडर का वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ डाटा। जी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट डाटा क्या गिवन है, सबसे पहले इसको राइट करते हैं। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन विच इज इक्वल टू 1.22 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट the length of the cylinder is given which is equal to 5.35 centimeter, and it is mentioned in the statement that कि हमने लेंथ और डायमीटर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है वो है वर्नियर कैलिपर्स, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप याद रखिएगा the least count of the measuring instrument is also called absolute uncertainty और precision, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम स्टूडेंट्स किसी भी मेजर्ड वैल्यू की अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन को किस तरह राइट करते हैं? टू राइट द प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू हम यूज करेंगे प्लस माइनस और मेजर्ड वैल्यू के बाद उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को लिखेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने अपनी रीडिंग कैलकुलेट की है। तो डायमीटर भी हमने वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट किया, लेंथ भी हमने वर्नियर कैलिपर से कैलकुलेट की। तो स्टूडेंट्स हम डायमीटर और लेंथ की वैल्यू को प्रॉपर फॉर्म में लिख चुके हैं, जिसमें हमने प्लस माइनस से पहले वाली वैल्यू को लिखा दैट इज द मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद में लिखी गई वैल्यू हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है, जिसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन भी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। It is also called precision or least count of the measuring instrument. Now students, डाटा को कंप्लीट करने के बाद
हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी दैट इज टू फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड in this problem or in this example. So students, it is mentioned that we have to calculate the volume of the cylinder and uncertainty in it. तो हम लिख सकते हैं we required the volume of the cylinder which is denoted by V, and we also need the value of the uncertainty in the reading of the volume of the cylinder. Now students, हमारी अगली हेडिंग होगी फॉर्मूला. Now students, our next heading will be the formula. Students, जैसा कि आपको मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर आर गिवन, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ पाई डी स्क्वायर एल बाय 4. स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, बट इन दिस केस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज नॉट गिवन बट द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, एंड यू नो दैट, और आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. तो इसीलिए हम वॉल्यूम का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का दैट इज पाई आर स्क्वायर एल, बट रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, डायमीटर की वैल्यू गिवन है, और आपको मालूम है कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. तो जब हम रेडियस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? V इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल बाय 4. नाउ वी कैन स्टेट दिस फॉर्मूला एज इक्वेशन नंबर 1. तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में डायमीटर और लेंथ की वैल्यू को पुट करेंगे, एंड आवर नेक्स्ट हेडिंग विल बी सॉल्यूशन. Now students, to calculate the volume of the cylinder, we have to put the values of diameter and length in equation number 1. After putting the values, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है? 3.14. The value of the diameter of the cylinder, which is the measured value, which is written in the green color and before plus minus 1.22 centimeter. It is the measured value of the diameter. और इसका स्क्वायर लेंगे हम. एंड व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ? दैट इज 5.35 सेंटीमीटर, विच इज रिटन बिफोर प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4. तो स्टूडेंट्स, जब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6.2 509,079 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 1.1 में ये चीज सीखी थी कि जब भी हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो आपके फाइनल आंसर में कम से कम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने गिवन डाटा में किसी भी वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर डायमीटर और लेंथ की बात की जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर, तो आप कहेंगे सर देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और अगर लेंथ की बात की जाए तो अगेन देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के आंसर में भी आपके फाइनल टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3. तो हम अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे? राउंड ऑफ. तो स्टूडेंट, जब हम वैल्यूज को राउंड ऑफ करेंगे तो स्टूडेंट्स, जब हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो उससे प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड किया जाएगा एंड 7 बिकम्स 8.
तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल 7 की जगह हम क्या लिख चुके हैं 8, और जब हम 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो उससे प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे, तो 0 में 1 ऐड किया तो इट बिकम्स 1। अगेन जब हम 1 को राउंड ऑफ करेंगे विच इज लेस देन 5, तो हम उससे पहले वाली वैल्यू में डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब हम 9 को राउंड ऑफ करेंगे स्टूडेंट्स, तो अगेन हम 0 में 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 1। जब 1 को राउंड ऑफ किया जाएगा तो इससे पहले वाले डिजिट 5 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इट विल रिमेन एज इट इज 5। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे फाइनल वॉल्यूम का आंसर अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके इक्वल आया, 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स हमारे फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आंसर क्या आया अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर क्यूब। Now, this is the answer of the volume of the cylinder. It is the first part of the example. हम सिलेंडर का वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि वॉल्यूम के फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या होगी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हम हेडिंग लिखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने वॉल्यूम की वैल्यू को डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर से कैलकुलेट किया है, और फॉर्मूला के अंदर हमने डायमीटर और लेंथ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है। दैट्स वाई वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें डायमीटर और लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो जिसके लिए हम स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डायमीटर और लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी in any measurement is equal to absolute uncertainty divided by measured value multiply by 100। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन लेंथ। स्टूडेंट्स जैसा कि आप डाटा में देख सकते हैं, व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, measured value of length is equal to 5.35 centimeter, and the absolute uncertainty in the value of the length is equal to the least count of the measuring instrument, which is also given, and it is equal to 0.01 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स जब हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू लेंथ में क्या आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो लेंथ के अंदर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू आएगी 0.2%। नाउ स्टूडेंट्स लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन डायमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट्स अगेन हम सबसे पहले मेंशन करेंगे व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर which is given in the statement, it is equal to 1.22
centimeter, and the absolute uncertainty in the value of diameter will be the same, which is equal to 0.01 centimeter. स्टूडेंट्स यहां पर मैं अगेन मेंशन कर रहा हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिसिजन। तो जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा हम उसी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। नाउ स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी in diameter is equal to absolute uncertainty किसके इक्वल है 0.01 divided by the measured value of diameter which is equal to 1.22 multiply by 100। स्टूडेंट्स जब हम अगेन इन वैल्यूज को कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 0.8%। नाउ स्टूडेंट्स यहां तक हम लेंथ और डायमीटर दोनों वैल्यूज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को कैलकुलेट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स का रेफरेंस यूज करें तो याद कीजिएगा स्टूडेंट्स जब हमने फाइनल रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा था तो सेकंड और थर्ड केस मींस जब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं या फिर वैल्यूज के अंदर पावर फैक्टर आ रहा हो तो फाइनल रिजल्ट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं स्टूडेंट्स जब हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज होती हैं वो मेजर्ड वैल्यूज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम पावर फैक्टर की बात करें मींस ऐसी कैलकुलेशन जिसमें किसी वैल्यू की पावर फाइंड की जाए तो आपके फाइनल रिजल्ट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की जाएगी मेजर्ड वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करवाकर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला अगेन लिखूं तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं पाई इज द कांस्टेंट 4 इज आल्सो कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम की वैल्यू डायमीटर और लेंथ पे डिपेंड करती है लेकिन यहां पर डायमीटर का हमने स्क्वायर फाइंड किया देन स्क्वायर ऑफ डायमीटर को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं द फाइनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम will be equal to 2 times the percentage uncertainty in diameter plus percentage uncertainty in length। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया इसके लिए प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स याद कीजिएगा हमने ये चीज सीखी थी कि जब भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो फाइनल रिजल्ट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करके निकाली जाएगी और अगर किसी वैल्यू की पावर हो तो पावर के लिए हम उस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डायमीटर का स्क्वायर होने की वजह से हम डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डायमीटर और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। That's why we are adding the percentage uncertainties of diameter and length। यहां पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 is the constant, percentage uncertainty in diameter is equal to 0.8 plus percentage uncertainty in length is equal to 0.2। स्टूडेंट्स जब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.8%। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट्स
ये वैल्यू तो परसेंटेज की फॉर्म में आई है, तो हम अपने फाइनल आंसर को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम अपने फाइनल रिजल्ट को लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 6.25 but with percentage uncertainty of 1.8%. बट स्टूडेंट्स, अगर हम अपने फाइनल रिजल्ट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और प्रिसिजन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम अगेन इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. स्टूडेंट्स, यहां पर हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे. प्रीवियसली हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी अवेलेबल थी, मेजर्ड वैल्यू भी अवेलेबल थी. इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू लेंथ की और डायमीटर की कैलकुलेट की. नाउ इन दिस केस हमारे पास वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू मौजूद है, हमारे पास वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन वॉल्यूम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे. यहां पर हमारा सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. तो स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.8. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने कैलकुलेट करनी है एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज 6.25 मल्टीप्लाई बाय 100. ये हम प्रीवियस ग्रेड्स में सीख चुके हैं कि जब इक्वल के एक तरफ वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाने से वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी. तो 6.25 1.8 से मल्टीप्लाई होगा, 100 इक्वल की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा इट विल बी डिवाइडेड बाय आवर वैल्यूज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दैट साइड. तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आएगी? जब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फाइनल रिजल्ट आएगा 0.1. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बिल्कुल रेडी हैं अपने फाइनल रिजल्ट को लिखने के लिए. तो स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल रिजल्ट है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 6.25 but with total absolute uncertainty of 0.1. और स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करने के बाद हम वॉल्यूम का यूनिट लिखेंगे विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो इस आंसर को अगर हम एनालाइज करें तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं द वैल्यू विच इज रिटन बिफोर प्लस माइनस is our measured value. But the value which is written after plus minus, it is our absolute uncertainty. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जाम्पल 1.3 जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है. जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी. इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.